शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा नौसेना की रिहर्सल की भी है। ओडिशा के पुरी बीच से नौसेना की शानदार तस्वीरें सामने आईं। दरअसल बुधवार को होने वाले इंडियन नेवी डे की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना के जाबाजों ने रिहर्सल की। इसमें लड़ाकू विमानों और नौसेना के जाबाजों ने शानदार करतब भी दिखाए। बुधवार को होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हिस्सा लेंगी। यूपी के गाजियाबाद में खुद को एक परिवार का बेटा बताने वाले शख्स के मामले में नया मोड़ आ गया। गाजियाबाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। दरअसल गाजियाबाद पुलिस को सूचना मिली कि ये युवक पिछले जुलाई में भी देहरादून में इसी तरह एक और परिवार के पास रहने पहुंचा था। वहां भी खुद को एक बुजुर्ग का लापता बेटा बताया था। फिर कुछ महीने वहां रहकर राजू अक्टूबर में दिल्ली एनसीआर में काम करने की बात कहकर चला आया था। यहां उसने गाजियाबाद में भी ऐसी ही कहानी बताई, लेकिन फिर इस परिवार को उसकी हरकतें संदिग्ध लगी। परिवार के मुताबिक वो दिन में ठीक रहता लेकिन शाम के समय बाहर जाने की जिद करता था। अब पुलिस इस शख्स से गंभीरता से पूछताछ कर रही है। पिछले हफ्ते राजू ने दावा किया था कि 30 साल पहले 12 साल की उम्र में उसका अपहरण कर लिया गया था और उसे फिर राजस्थान के जैसलमेर इलाके में ले जाया गया था, जहां उसे बकरी और भेड़ चराने के काम में लगा दिया गया। साथ ही उसके साथ बुरा सलूक भी होता था। लेकिन अब इस शख्स की सारी बातें उसी पर सवाल खड़े कर रही हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक किसान ने अनोखा जन्मदिन मनाया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल किसान ने अपने 1 साल के गाय के बछड़े का न सिर्फ जन्मदिन धूमधाम से मनाया बल्कि पूरे गांव को भोजन भी करवाया। बताया गया कि बचपन से ही ये बछड़ा इस किसान के परिवार के साथ काफी घुल मिल गया था। ऐसे में परिवार को भी उससे काफी लगाव हो गया, लिहाजा उसके पहले जन्मदिन पर कीर्तन हुआ और फिर केक भी कटा। तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में फेंगल तूफान ने काफी कहर बरपाया, लेकिन वहां सेना और एनडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसियों के जवान एक बार फिर से जांबाज साबित हुए। उन्होंने सैकड़ों लोगों को इस संकट से निकाला। कुछ जगहों पर तो नवजात बच्चों को जवानों ने नई जिंदगी दी, क्योंकि चौतरफा पानी में घिरे मकानों के बीच जिंदगी आसान नहीं थी। इस बीच तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में भारी भूस्खलन से पानी का सैलाब लोगों के करीब बहता नजर आया, तो उधर कृष्णागिरी जिले में पानी के तेज बहाव ने कई बसों और गाड़ियों को हाईवे से बाहर की ओर धकेल दिया। अभिनेता सोनू सूद मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान सोनू ने वहां पूजा अर्चना भी की। वहीं उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर ध्यान भी लगाया। सोनू सूद की जल्द ही फिल्म फतेह भी आने वाली है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और गुस्सा निकालने के अजीबोगरीब तरीके से जुड़ी हुई है। आज की आपाधापी और दौड़ भरी जिंदगी में तकरीबन हर कोई स्ट्रेस, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहा है, लेकिन वो अपनी भड़ास कहां और कैसे निकाले, ये एक बड़ा सवाल है। उनके इन्हीं सवालों को हल करने के लिए मुंबई में एक रेज रूम खोला गया है, जहां पहुंचकर आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। लेकिन यहां भड़ास निकालने का तरीका चौंकाने वाला है। लोग यहां अपना गुस्सा निकालने के लिए कांच की बोतलों को लोहे के हथौड़े से तोड़ते हैं। ऐसे में जरूरी है कि फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस से होने वाले बेकाबू गुस्से को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। क्या कभी ऐसा भी होगा? शायद ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और गुस्से को शरीर से बाहर निकालने का ये तरीका बेहद अजीबोगरीब है। लोग लोहे के हथौड़े से कांच की बोतलें तोड़ रहे हैं, कांच का ग्लास तोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि एलईडी टीवी भी तोड़ तोड़ कर चकनाचूर कर देते हैं। आश्चर्य से भर देने वाली ये तस्वीरें मायानगरी मुंबई में अंधेरी इलाके के रेज रूम की हैं, जहाँ एक युवती और युवक अपना गुस्सा कांच की इन बोतलों पर उतार रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब यूजुअली मैं ऐसे गुस्सा नहीं निकालती हूँ, लेकिन वंस इन अ व्हाइल ऐसे निकालने में शायद काफी मजा टाइप ही आया है। तो हाँ, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था। कॉर्पोरेट लाइफ, कॉर्पोरेट में काम करते हैं हम। आई थिंक एवरी कॉर्पोरेट पर्सन कैन रिलेट विथ मी कि काश बॉस को ऐसे मार पाते, लेकिन ये मैं कैमरा में नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ,
तो उस चीज का फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा था शायद लाइफ में अभी तक। तो बाहर लोग चिट्ठियां भी लिखकर चिपका रहे हैं। हाँ, चिट्ठियां मैंने लिखा है कि अपने एक्सेस वगैरह को गाली दे रहे हैं। ऐसा मेरे लाइफ में सिचुएशन है नहीं, बट समडे अगर आपके सिचुएशन में है तो आप आके लिख के भी जा सकते हो, तोड़ के भी जा सकते हैं। एक्स को नहीं, ग्लासेस को। अक्सर जब लोगों को गुस्सा आता है तो वो अपने आसपास रखी चीजों को तोड़ देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको भी ज्यादा गुस्सा आता है तो अब जमकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। गुस्से में अब आप फिल्मी स्टाइल में तोड़फोड़ मचा सकते हैं। लोग अपना गुस्सा निकालें, इसके लिए मुंबई में रेज रूम बनाया गया है। यहाँ आकर लोग बोतल और कांच के सामान समेत तमाम चीजें तोड़कर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। बस तोड़ के ही आ रहे हैं तो मजा आ गया, बस यही करने के लिए आए थे। आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ नहीं है, तोड़ना था बस। मन था तो तोड़ने का, तो आ गए कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर हम तोड़ सकते हैं, तो वाई नॉट। अच्छा, एक जगह ऐसी से जहाँ पर तोड़ सकते हैं। पूरे दुनिया में आप बोलते हैं कि कहीं नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये जगह है, तो वाई नॉट। आके एक बार चेक भी कर लिया और डेट भी है। कैसे यूनिक कैसे फाइनल किया कि भाई पहुंच जाना है? जी ऑनलाइन, हमने तो ऑनलाइन ही यूनिक डेट अप्रोच है, तो सोचा वाई नॉट। जरूरत क्यों पड़ी है? अलग अलग चीजें करने के लिए पार्टनर के साथ। कभी कोई पॉटरी जाता है, कोई कहीं जाता है, आके एक बार तोड़ लीजिए, साथ में एक बार कुछ नया देखने के लिए मिल जाएगा, एक दूसरे का अंश। तो इसीलिए आप भी लिखी चिट्ठी लिखी है? चिट्ठी न अभी तो नहीं, पर हाँ खुशी के मारे चिट्ठी लिखूंगा कि मजा आया, वापिस तोड़ने के लिए आऊंगा। किसी को तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, बस बॉटल तोड़ने के लिए आया था, इसी बढ़िया। किसी को अपने बॉस पर गुस्सा उतारना है तो कोई अपनी प्रेमिका या प्रेमी से नाराज है, या फिर कोई बिना वजह ही परेशान है। बस हर किसी को अपना गुस्सा एक बंद कमरे में उतारना है। यहाँ आने वाले लोगों से बाकायदा अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी का फॉर्म भरवाया जाता है। इसके बाद कांच की बोतलों और ग्लासों के बीच अपना फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए लोग सेफ्टी जैकेट, हेलमेट, फेस शील्ड, ग्लव्स और शूज पहनकर जाते हैं। वैसे चौंकाने वाली बात यह है कि फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए यहाँ 80% महिलाएं आती हैं। रेज रूम के मैनेजर सोमेश रोवल इस समय हमारे साथ में हैं और बहुत ही अच्छी खासी आपने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है, थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, बताने से अच्छा मैं कहना चाहूंगा आप ही ट्राई कीजिए कुछ तोड़फोड़। अरे नहीं भैया, हमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ना ही कोई स्ट्रेस है। हमारे बॉसेस बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है और स्पेशली हम गुड न्यूज वाले हैं। हम अच्छी खासी गुड खबरें यहाँ पहुंचाते हैं। ये बताइए रोजाना कितने लोग आते होंगे यहाँ? रोजाना सोमवार हम बंद रहते हैं, फिर मंगलवार से शुक्रवार के बीच तकरीबन आप कह सकते हैं 8 से 10 लोग, 12 लोग आते हैं। लेकिन शनिवार और रविवार हम पूरे पैक रहते हैं, जैसे सुबह से शाम तक हमारे बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, तो 40-50 लोग भी आ जाते हैं एक दिन में, शनिवार रविवार में। ये जो बुद्धि है कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आ गया? तो ये आइडिया हमें आया है, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, 2008 से जापान में चल रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे देश में भी लाया जाए इसे। तो पिछले साल बैंगलोर में 2023 में ये पहली बार बैंगलोर में ओपन हुआ। उसके बाद वहां हमने देखा कि बहुत अच्छे से इसका सब बहुत खुश है हमारे कस्टमर्स आके वहां पे। तो हमने सोचा क्यों ना मुंबई में स्टार्ट किया जाए। फिर मुंबई में हमने ये फरवरी में स्टार्ट किया है 2024 में, और धीरे धीरे अभी सूरत, दिल्ली में भी हमने ओपन किया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे हर एक जितने भी हमारे बड़े शहर है हमारे देश में वहां ओपन हो जाएगा। रेज रूम के मैनेजर के मुताबिक अपना गुस्सा उतारने के लिए लोग यहाँ खुशी खुशी आते हैं और बोतलें तोड़कर अपनी भड़ास निकालते हैं। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ बहुत डेंजरस है, ट्यूबलाइट लोग फोड़ रहे हैं, बियर की बोतलें फोड़ी जा रही हैं, कांच फोड़े जा रहे हैं। तो सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या इंतजाम हैं आप लोगों की तरफ से? तो सुरक्षा का तो पूरा इंतजाम किया है हमने, जैसे अभी आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे पहनने के लिए जैकेट्स है, फिर उनके चेहरे को कवर करने के लिए फेस शील्ड है, हाथों में पहनने के लिए ग्लव्स है, सर पे पहनने के लिए हेलमेट है। तो सारी चीजों की हमने यहाँ पे सुविधा कर रखी है। और अंदर ही अभी आप देख रहे हैं कि 2 लोग अभी फिलहाल तोड़ ही रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कितने मजे कर रहे हैं वो। तो सुरक्षा की तो कोई बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल धड़ाधड़ आवाज भी आ रही है। और मैं आपके जस्ट पीछे देख पा रहा हूँ ये चिट्ठियां लगाए रखी हैं लोगों ने, क्या कुछ है बताएं थोड़ा। तो ये चिट्ठियों के पीछे ये राज है कि यहाँ अलग अलग वजह से ये चिट्ठियां लिखते हैं लोग। कोई इसलिए लिखते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, आने की वजह क्या है उनकी, वो लिखते हैं। तो कोई तोड़ने के बाद उनका जो एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, वो शेयर करते हैं यहाँ पर। या फिर कोई जिनके ऊपर उन्हें बहुत गुस्सा है, नफरत है, उनका नाम लिख के चले जाते हैं, तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है उन्हें। भले ही आज का युवा गुस्सा उतारने के लिए इस तरह की चीजें अपना रहा है, लेकिन मेडिकल साइंस इसे गलत ठहरा रहा है। इन दिनों एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है।
जहां हर एज ग्रुप के महिला और पुरुष कुछ ऐसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज विजिट करते हैं जहां वो ग्लास की बोतलें और आजू बाजू पड़ी हुई चीजों को मार कर अपना स्ट्रेस या गुस्सा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये उस समय के लिए बहुत मजेदार और शायद गुस्सा कम करने में भी सक्सेसफुल होता होगा, लेकिन मेडिकल साइंस को इन अलग कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में अपनी कुछ चिंता है। शायद ये उस समय या उस दिन आपका स्ट्रेस और गुस्सा कम कर दे, आपको खुशी भी महसूस हो, लेकिन कल जब आप अपने घर जाएंगे, अपने काम पर जाएंगे या अपने स्कूल और कॉलेज जाएंगे तो आप एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। आप उस प्रॉब्लम को अपने साथ लेकर जाएंगे जिसका शायद आपने टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढ लिया है। इस बात का चिंता हमें सबसे ज्यादा है। इन ऐसे प्रोसेस में कभी कभी किसी को शारीरिक रूप से चोट भी लग सकती है या उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है कोई और कारण से। वो आए तो अपना स्ट्रेस और गुस्सा कम करने थे, पर चोटों के साथ वापस जा सकते हैं। रेज रूम का चलन मुंबई, बेंगलुरु, सूरत, कोच्चि, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में काफी मशहूर हो रहा है, जबकि जानकारों का मानना है कि दुख है तो रो दें, गुस्सा है तो निकाल दें, लेकिन बार बार रेज रूम आते रहें तो समस्या आपके गुस्से में नहीं आपके भीतर मौजूद है। आप हैरान होंगे सुन के, क्योंकि मैं खुद बहुत सरप्राइज था। यहाँ पे हमारे जो कस्टमर्स है उसमें 80 से 85% लेडीज होती है, वुमेन फीमेल होते हैं, सिर्फ 10 से 15% बॉयज होते हैं। यस, क्योंकि फीमेल्स को सोसाइटी में जगह नहीं मिलता उनका फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। हम आदमी लोग को कहीं ना कहीं तो हम अपना जरिया निकाल ही लेते हैं, तो वही इसलिए उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि एक उन्हें माध्यम मिला है यहाँ आके अपना वो फ्रस्ट्रेशन निकाले। अच्छा, मैंने देखा आते ही यहाँ जो लोग आते हैं वो फॉर्म भरते हैं कि वो कौन सा वो पत्र है? उसे हम वेवर फॉर्म कहते हैं। तो आप ऐसा कोई भी अगर स्पोर्ट्स करने जाते हो, जैसे बंजी जंपिंग हो, स्काई डाइविंग हो, जिससे आपको पता है कि जिंदगी को धोखा हो सकता है, होगा नहीं लेकिन हो सकता है, तो उसके लिए एक कंपलसरी फॉर्म होता है कि आप जहां जा रहे हो आपको पता है इससे आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, तो बस आप वो साइन करते हो उस पर। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपने दुनिया भर के लोगों को यहाँ आते और जाते देखा, जब लोग बाहर निकलते तो किस तरह का रिएक्शन होता है? सबका अपना अपना रिएक्शन होता है। कुछ लोग रोते हैं क्योंकि बहुत समय तक उन्होंने अपने अंदर एक इमोशंस को दबा के रखा था, फिर इतने महीनों इतने सालों बाद वो बाहर निकल के कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग शुक्रगुजार होते हैं कि उन्हें ये मौका मिला। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर रेज रूम में होता क्या है और लोग कैसे अपने गुस्से को निकालते हैं। तो रेज रूम में बोतल, कप, टीवी, कांच का ग्लास, कटोरी तोड़ना, ब्रेकअप के बाद उभरी भावनाओं से राहत पाने के लिए ब्रेकअप थेरेपी, वर्क प्लेस के कारण हुए तनाव की थेरेपी। रेज रूम की फीस तकरीबन 500 से 2500 रुपए प्रति व्यक्ति है। ये 15 से 30 मिनट का सेशन हो सकता है और यहाँ आने के लिए कम से कम उम्र 18 साल है। तो जाहिर है अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो रेज रूम पहुंचकर जमकर भड़ास निकालिए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस से होने वाले बेकाबू गुस्से को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसानों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली एनसीआर में लगा भारी जाम। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर सिंह बादल को लंगर घर में जाकर जूठे बर्तन धोने पड़ेंगे। दरअसल उन्हें अकाल तख्त साहिब ने ये सजा सुनाई। इस मामले की सुनवाई को लेकर खुद सुखबीर बादल अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे थे, जहां राम रहीम को माफी देने और बेअदबी के मामले में सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई गई। साथ ही शिरोमणि अकाली दल की कार्य समिति को 3 दिनों के अंदर सुखबीर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने और अकाल तख्त साहिब को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, अकाल तख्त के जत्थेदार रघुवीर सिंह ने पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से फक्र कौम सम्मान भी वापस लेने का ऐलान किया। इसके अलावा जो भी मंत्री 2015 में बादल कैबिनेट के मेंबर रहे वो सभी गोल्डन टेम्पल के बाथरूम साफ करेंगे। हालांकि बाथरूम साफ करने की सजा से सुखबीर बादल को छूट मिली है क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर है। संसद में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स के साथ एक बैठक की, जिसके बाद उम्मीद जताई गई कि दोनों सदन सुचारू रूप से ठीक से चलेंगे। विपक्ष के नेताओं ने कुछ मांगे रखी जिन्हें मान लिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत के संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर 13 और 14 दिसंबर को संसद में चर्चा हो सकती है। इसमें पीएम मोदी के भी चर्चा में शामिल होने की संभावना है।
महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर चल रहे मंथन के बीच मुंबई में महायुति के नेताओं की बड़ी बैठक टल गई। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अस्वस्थ हैं। वैसे बीजेपी ने विधायक दल की बैठक के लिए अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उससे एक दिन पहले 4 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रेनिंग देने वाले अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। अवध ओझा ने कहा कि उनका ध्यान शिक्षा क्षेत्र के विकास पर रहेगा। अवध ओझा यूट्यूब पर ओझा सर के नाम से भी मशहूर हैं। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बिल गेट्स फाउंडेशन ने भारत की डिजिटल गवर्नेंस क्रांति की तारीफ की। साथ ही इस पर एक केस स्टडी की शुरुआत कर दी। दरअसल इसमें पीएम मोदी के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे में आई तेज रफ्तार पर रिसर्च होगी। और खबरों के एक्सप्रेस से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बात संभल हिंसा पर जारी सियासी रशाकसी की। 24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल में जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है। अब यहां हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन राजनीति में लगातार उबाल है। समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने भी संभल जाने का प्रयास किया, जिसे लेकर लखनऊ की सड़कों पर जबरदस्त सियासी हंगामा दिखा। पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं को संभल जाने से रोका तो कांग्रेसी नेता अड़ गए और सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। सियासी ढाबे में इस खबर की पूरी जानकारी आपको हम देंगे। संभल सड़कों पर तो शांत हो गया है, पर सियासत में अभी भी सुलग रहा है। बयानों में संभल की आग ठंडी नहीं हो रही। सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे के हिसाब से सियासत सीख रही हैं। सभी संभल का संबल बनने की कोशिश करते दिखना चाहते हैं। रोक के बावजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता आज फिर लखनऊ से संभल के लिए निकले। उम्मीद के मुताबिक ही उन्हें रास्ते में रोक लिया गया। फिर हंगामा शुरू हुआ। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय हंगामे का केंद्र बना। आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की है। यहाँ पर एक बस भी आ गई है, जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर हैं और आगे हम चलकर आपको दिखाएंगे तस्वीरें। आपने टॉप व्यू से देखा कि पुलिस, सिक्योरिटी और कांग्रेस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। एक एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर में गाड़ियां लग गई हैं। हम बाहर आकर भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। कैमरामैन साथी हमारे बाहर आएंगे और आपको बाहर चलकर भी तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर इस वक्त जो पुलिस की टीम है वो पहुंची हुई है। लोगों को डिटेन किया जा रहा है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को जब संभल जाने से रोका गया तो वो कार्यालय के बाहर ही काफी देर तक डटे रहे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस थमाया, जिसमें उन्हें संभल की शांति का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम स्थगित करने को कहा गया। काफी तो नोकझोंक हुई आपने देखा जिस तरीके से, और फिर मैं धरने बैठा। उसके बाद वो कहे कि आप 10 तक नहीं जा सकते, तो हमने कहा आप अवगत कराइए, हम जाएंगे जरूर। इन्होंने कहा है कि 10 के पहले आपको अवगत कराएंगे और कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा वहाँ। अत्याचार जो इन्होंने किया है, जो पीड़ित वर्ग है, उससे जाकर मिलेगा और सारी स्थिति को, अपने नेताओं को और जनता को। संभल में फिलहाल 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू है और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन और धरने पर भी रोक है। लेकिन सियासत धधक रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि डेलीगेशन को जाने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि सरकार और पुलिस प्रशासन के साजिश को छुपाया जा सके। रोकने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार जो है, पुलिस प्रशासन की जो साजिश है कि वहाँ जाकर के जो हमारा डेलीगेशन जाता उससे पर्दाफाश होता कि किस प्रकार इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। इसलिए उसको छुपाने के लिए, ये अपनी साजिश को, नाकामी को, सबको छुपाने के लिए जाने से रोका जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की टीम तो संभल नहीं पहुंच पाई, पर संभल के समाजवादी पार्टी विधायक नवाब इकबाल महमूद हिंसा में मारे गए लोगों के घर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। सभी के परिवार से मैंने अपनी संवेदनाएं दी हैं और उनके बात को सुना है। मेरा पार्टी का डेलीगेशन आने वाला था कल, मगर यहाँ के डीएम ने पाबंदी लगा दी और 10 तारीख तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है। 10 के बाद दोबारा हमारा प्रतिनिधिमंडल यहाँ आएगा।
उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरी हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी की साजिश मान रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज खुलकर समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया। आप जानते हैं कि जो भी दंगाई हैं, जो भी अपराध करते हैं, सब समाजवादी पार्टी का कनेक्शन कहीं न कहीं आता है। अयोध्या में जब बेटी के साथ, निषाद समाज की बेटी थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। कन्नौज में बेटी के साथ जो घटना घटी उसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और हद हो गई मैनपुरी में दलित बेटी के साथ केवल वोट न देने के कारण हत्या जैसा जघन्य अपराध घटित हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से अपराध में लिप्त होकर के अपराधियों को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं। सियासी उबाल के बीच संभल में फिलहाल शांति है। हिंसा के मामले को लेकर पुलिस 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। 75 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान भी की गई है और हालात धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से जितेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे। व्हाट्सएप का अब फैसला। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों से निपटने के लिए खास कदम उठाया गया। दरअसल वहां पुलिस ने एक खास फोर्स तैयार की है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने साइबर हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। यहां पुलिस ने राजधानी के 37 स्थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाए, जिसमें करीब 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। ये साइबर अपराध से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। साइबर हेल्प डेस्क पर 5 लाख तक के साइबर ठगी के मामलों की सुनवाई की जा सकेगी, जबकि 5 लाख से ज्यादा के अपराध के आवेदन साइबर क्राइम में दिए जा सकेंगे। इस हेल्प डेस्क को शुरू करने से पहले करीब 1 हफ्ते तक साइबर रिसर्च की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें एसीपी से लेकर कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मी शामिल थे। इस तरह के डेस्क की स्थापना करने के पीछे या पहल करने के पीछे पुलिस की भावना है कि लोगों को तत्काल तत्परता से इसमें राहत दिलवाई जा सके और इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और अनुसंधान, और खासतौर पर अनुसंधान के जो सॉफ्टवेयर हैं, वो दोनों चीजें यहाँ पर थाना स्तर पर उपलब्ध कराई। जम्मू कश्मीर में विकास की बयार के बीच डिजिटल तौर पर भी एक बड़ा कदम उठाया गया। दरअसल अब डल झील में शिकारा की सवारी के लिए उबर ने बुकिंग शुरू कर दी, जिससे पर्यटकों को सहूलियत तो मिलेगा ही, साथ ही यहां पर्यटन को भी एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। वैसे अब तक उबर देश भर में बाइक और कैब सेवा ही मुहैया करवाता है, लेकिन श्रीनगर में शिकारा पर उबर सेवा की पहल ये संदेश भी दे रही है कि घाटी में वाकई अब काफी बदलाव आ चुका है। व्हाट्सएप अब कई मोबाइल में नहीं चलेगा। दरअसल खुद व्हाट्सएप ने iOS 15.1 से पुराने वर्जन के लिए सपोर्ट खत्म करने का फैसला लिया। ये फैसला अगले साल मई से लागू होगा। व्हाट्सएप के इस फैसले का असर एप्पल और सैमसंग समेत कई कंपनियों के मोबाइल पर पड़ेगा। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। ऑटो, मेटल और हेल्थ केयर समेत कई सेक्टर के शेयरों में मजबूती के चलते शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सुबह बाजार में गिरावट देखने को मिली, हालांकि बाद में इसमें लगातार तेजी आई। सेंसेक्स 445 अंक उछलकर 80,248 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 145 अंकों पर 24,276 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 200 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 79,200 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 2200 रुपए फिसला। अब 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 90,000 रुपए पर पहुंच गई। विदेशी बाजारों में डॉलर की मजबूती का असर रुपए की कीमत पर भी दिखा। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 13 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपए 73 पैसे हो गई। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान की। हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे ये स्लोगन देश की खुशहाली को लेकर दिए गए ताकि जनसंख्या कम हो तो देश खुशहाल हो। लेकिन अब मोहन भागवत के नए बयान ने इसके मायने बदल दिए। आबादी को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। घटती आबादी से समाज भाषा को खतरा है। भागवत ने जनसंख्या विज्ञान का भी हवाला दिया। सोशल अड्डा में हम आपको संघ प्रमुख का वो बयान सुनाते हैं और उस पर लोगों की क्या राय है वो भी सुनाते हैं। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण
ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारायला असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले. 2.1च्या खाली येतं का? आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला. पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली लोक. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, ते 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही. टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे. ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे. आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना. मेरा मानना यह है कि 2 बच्चे जो है इनफ होता है, कि मतलब इतने होंगे तो ठीक है पॉपुलेशन के लिए भी और इंडिया के आगे के फ्यूचर के लिए भी. मैं इस स्टेटमेंट पे ये बोलना चाहता हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि इस चीज में कि 2 या 3 से ज्यादा हों तब पॉपुलेशन का बढ़ना जरूरी है सोसाइटी में. हर देश में विकसित देशों में ये, जैसे चाइना हुआ, उसने खुद का वो किया है, केवल 2 बच्चे अच्छे हों, उसके ये रूल्स रेगुलेशन भी अच्छा होना चाहिए. पर ये जरूरी नहीं है कि 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हों तो कोई देश तरक्की करेगा, ये कोई स्टेटमेंट सही नहीं है. जो भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अभी 2 के आसपास है. तो अगर, और इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है, तो अगर इसे रेट के हिसाब से भी कंटिन्यू रहेगी तो अभी आने वाले समय में अभी भी पॉपुलेशन अपनी हाई रहेगी, तो उसमें कोई कमी नहीं होगी. तो अभी तो मेरा मानना ये नहीं है कि भाई 3 से ज्यादा होना चाहिए. हाँ, एक टाइम बाद ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तो नहीं. चाइना ऑलरेडी नंबर 1 है उसमें पॉपुलेशन में, और इंडिया काफी सारी यंग जनरेशन हमारे पास है. तो मेरा मानना यह है कि अपने पास पॉपुलेशन अच्छी है, उसको स्किल्ड करना चाहिए. और रही बात 2 बच्चों की या 3 बच्चों की, तो उसमें 2 बच्चे काफी होते हैं और इसमें ज्यादा इंक्रीज करने की कोई ज्यादा जरूरत हमें महसूस नहीं है. हमें स्किल्ड जो हमारी जनरेशन है, हमारी युवा जो हमारे पास करोड़ों में जो हमारे पास जो जनसंख्या है, उसको स्किल्ड करने की आवश्यकता है. तो मैं बता दूं, आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दैट स्टेटमेंट. मैं खुश नहीं हूं. मैं एक एजुकेटेड इंसान हूं और इसके तहत मुझे काफी चीजें समझ आती है. ऐसे 3 से 4 बच्चे होते हैं तो आपका रिसोर्स का पार्टीशन हो जाता है. सो बेसिकली जितने ज्यादा संतानें होती है उतनी ज्यादा रिसोर्स पार्टीशन होता है. और मुझे लगता है कि इतना केयर हम कर पाते हैं एज अ पेरेंट भी. जितने ज्यादा पेरेंट, डॉटर्स होगी या सन होंगे, 2 होंगे तो बेसिकली ध्यान रखने में आसानी रहेगी. जैसे वो बोल रहे हैं 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करें, और भी सिस्टम देखना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन वगैरह पे वो सब भी देखना चाहिए कि वो सब भी डेवलप हो, तभी बच्चे ज्यादा हों. और पॉपुलेशन बढ़ेगी भी तो समस्या भी आएगी आगे चल के, तो उसको भी देखना चाहिए उनको. नहीं, पॉपुलेशन तो एक्चुअली नहीं बढ़ानी चाहिए अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा वैसी पॉपुलेशन है, उसकी वजह से लोगों को आगे जॉब भी नहीं मिल पा रही है और भी बहुत कुछ नहीं मिल पा रहा है. जिनके पास डिग्रीज है उनको भी नहीं मिल पा रही है आगे जॉब. आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है. प्रगति मार्ग में आज बात करते हैं चीतों की, जिनके संरक्षण को लेकर बड़ी पहल की जा रही है. दरअसल उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक चीता कॉरिडोर तैयार हो रहा है. इसको लेकर राजस्थान में भी बैठकों का दौर तेज हो गया है. देखिए ये रिपोर्ट. अब राजस्थान के रावत भाटा में भी सुनाई देगी चीतों की दहाड़, क्योंकि मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क की तर्ज पर अब राजस्थान में भी चीता कॉरिडोर बनाने की कवायद शुरू हो गई है. ये कॉरिडोर राजस्थान में धौलपुर से लेकर रावत भाटा तक 400 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में बनेगा. इस कॉरिडोर में राजस्थान के 8 जिलों के 13 डिवीजन आ रहे हैं. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो इसका एक लैंडस्केप आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें जो है वो हमारे 13 डिवीजन्स आ रहे हैं, जो कि 8 जिलों में जो है वो हैं. और इसमें आपका धौलपुर से लगा करके चित्तौड़गढ़ तक जो है वो करीब 6,500-7,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो
चीता लैंडस्केप की तरह आइडेंटिफाई किया गया। बाकी आगे फिजिबिलिटी स्टडी जैसी WAI की आएगी उसके अनुसार फिर आगे बताया जाएगा। दरअसल राजस्थान का ये चीता कॉरिडोर केंद्र सरकार की उस योजना का हिस्सा है जिसमें चीताओं को बड़े स्तर पर बसाने और उसकी देखभाल के लिए 3 राज्यों के 27 डिवीजन को मिलाकर एक बड़ा चीता कॉरिडोर बनाने की कवायद चल रही है। इसमें राजस्थान के 13, मध्य प्रदेश के 12 और उत्तर प्रदेश के 2 डिवीजनों को शामिल किया गया है। इसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है और रूपरेखा भी लगभग तैयार है। अभी हाल ही में सवाई माधोपुर के रणथंभौर में राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त बैठक की और इसकी रूपरेखा तय की। भविष्य में चीता हो सकता है, मतलब आने का प्रोग्राम तो वही है कि राजस्थान में भी आएगा, तो जॉइंटली हम लोग कैसे सबसे अच्छा क्योंकि चीता मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग है टाइगर से, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं। जो कुनों में जो इन्होंने जो अनुभव है कुनों का, उसका लाभ लेते हुए हम लोग दोनों राज्यों में उसका प्रचार करें और मतलब ट्रेनिंग करके हम लोग तैयार रहे। ये कॉरिडोर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से होकर राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होते हुए मंदसौर के गांधी सागर सेंचुरी तक फैला होगा, जिसमें धौलपुर से लेकर रावत भाटा तक 400 किलोमीटर के वनखंड का क्षेत्र भी इस कॉरिडोर में शामिल किया जा रहा है। इस चीता कॉरिडोर के बनने से न सिर्फ चीताओं की देखभाल और उसके विकास में तेजी आएगी, बल्कि पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। उमेश मिश्रा, धौलपुर, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।